शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले हैं वो ही आपको डायरेक्टली याद करने हैं। कोई नया डेरिवेशन याद करने की या समझने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अब हम लोग 12 दिसंबर है आज डेट। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं ऑलरेडी रिफ्लेक्शन के चैप्टर में दे चुका हूं। तब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये सारी चीजें आपको मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पहले रिफ्लेक्शन का बेसिक वीडियो देखिए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, अगर कोई एक लाइन है तो लाइन तभी पॉसिबल है जब वो किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। तो x1, y1 इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2। अब इसमें कि कोई एक पॉइंट P ले लिया गया, P डिवाइड करता है m1:m2 रेशियो में। ठीक है, इसी सब वैल्यू पर आपका सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अब P के कोऑर्डिनेट जो होंगे a, b, वो क्या होंगे? तो A की क्या वैल्यू होगी, B की क्या वैल्यू होगी, ये हम लोगों को निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे P के कोऑर्डिनेट आएंगे? तो P के कोऑर्डिनेट थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप आपको पहली बार देख सकते हैं, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इतना बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन जब भी आप वैल्यू डालेंगे तो वो रिड्यूस होकर कुछ 2, 3, -5, 7/2 इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, किसी किसी बुक्स में सेम फॉर्मूला, देखिए ये नया फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, उसमें m2x1 प्लस m1x2, यानी कि यार इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मैं ये वाला फॉर्मूला ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2, m1 m2 का जो ऑर्डर नीचे है वही ऑर्डर ऊपर भी। याद रखिएगा, ये अगर आप कर दें, मैं बहुत स्ट्रेस करके ये बात बोल रहा हूं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप मतलब थोड़ी सी लापरवाही कर दें, 1 1 2 2 1 2 ऐसा कर दें तो ये गलत हो जाएगा और आपका आंसर सही नहीं आएगा। ये जरूर अपनी कॉपी में जब आप नोट करिए तो इसको लिख के काट दीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हमें ये नहीं करना है। तो ठीक है बच्चों, कॉपी कर लीजिए ये फॉर्मूला और एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे इस पे, ताकि हम लोग वैल्यू पुट करना सीख जाए। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4। अब A का कोऑर्डिनेट ये है और B के कोऑर्डिनेट ये है। तो करना कुछ खास नहीं होता, मैं फिर से बनाए दे रहा हूं ताकि ये ना बिगड़े, इससे आप कंपेयर कर पाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। A, B ये है और 0,5, B अपना क्या है 3,2। अब हमें P निकालना है। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और आप P जो निकालना है वो यहां है, और रेशियो आपको दिया हुआ है क्या 3:4। तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको, m1 की जगह 3 रख दीजिए, m2 की जगह 4 रख दीजिए, x1 की जगह 0, y1 की जगह 5, x2 की जगह 3 और y2 की जगह 2, यही करना होता है इसमें। तो थोड़ा जल्दी, मतलब एग्जाम में आपका टाइम से वो भी करके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आप क्या करिए, m1 m2 लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 4 है तो 3 + 4, 3 + 4, आप डायरेक्टली 7 भी लिख सकते हैं भाई, लेकिन मैं थोड़ा
बिगिनर्स अप्रोच आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिखनी है। तो ये सारा मामला भर गया। अब x2 x1 यानी कि इधर वाला पहले लिखेंगे, इधर वाला बाद में। तो x यानी पहला वाला 3 और 0, ठीक है, और y2 क्या होगा 2 और 5। ऐसे करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा काफी, और वरना ये सारी वैल्यू बार बार पुटअप करने में ही गलती हो जाती है कभी कभी। तो डिवाइडेड बाई 7, 3 त्रिका 9, बस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0 ही हो जाएगा। और ये भी डिवाइडेड बाई 7, 3 दूनी 6 और 5 को 20, तो 20 6 26। तो बस आपका P आ गया 9/7, 26/7। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा आपको कम लिखा मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी आप आंसर हो सकता है, बट प्रेफरेबली मैं बोलूंगा कि आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 9/7, 26/7। इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द एब्सिसा ऑफ P। मतलब यहां पे बोलेंगे पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 3:4, A और B ऐसे दिए हुए हैं, फाइंड द एब्सिसा ऑफ P। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑफ P क्या हो जाएगा 9/7। एब्सिसा ऑफ P हो जाएगा 9/7। तब आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं लिखना होगा। उसी तरह ऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा 26/7। तो ये सब आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, अगर हम लोग M1 और M2 को इंटरचेंज कर दे तो प्रॉब्लम क्या होगा सर? अच्छा, ये काफी सही सवाल आपने पूछा। देखिए M1 और M2 को इंटरचेंज करने में सबसे पहली बात तो आपका आंसर दूसरा आएगा, बिगड़ जाएगा। और आपका ये अगर डाउट है कि भाई M1 M2 को इंटरचेंज हम लोग कर ना दें, ये चीज हम कैसे इंश्योर करेंगे और इंटरचेंज क्यों ना करें, इन दोनों बातों के आंसर देंगे। सबसे पहली बात तो इंटरचेंज करने में दिक्कत क्या होगी। क्वेश्चन जब भी आपको दिया रहेगा वो ये कहेगा कि A और B ऐसे हैं, तो A और B जब पॉइंट्स दे रहा है तो वो खुद ही मान रहा है कि M1 जो है वो पहले वाले की तरफ है। फिर से मैं बोलूंगा, जब भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जैसे लाइन सेगमेंट AB बोल रहा है, तो उसका मतलब है M1 जो है A की साइड वाला जो लेंथ आएगा उसके हिसाब से है, और M2 जो है वो जाहिर है B की साइड वाला जो लेंथ है उसके हिसाब से। पॉइंट P बच्चों इधर उधर माइग्रेट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार देखो यहां पे रेशियो 3:4 है, यानी कि ये 3 है, ये 4 है, ये वाला थोड़ा छोटा है, ये वाला थोड़ा बड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे 7:4 होता तो फिर पॉइंट P हमारा थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो P कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि M1 जो है वो A की तरफ है। ये तो पहली बात हो गई कि भाई गलत अब हम लोग ना करें, क्योंकि M1:M2 को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा यहां पे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब इस गलती को हम लोग हमेशा अवॉइड करें, ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए यही है कि आप हमेशा सीधा लिखिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखिए, और यहां पे भी आप हमेशा सीधा बनाइए। फिर वही बात बोलूंगा, इस बात को याद रखते हुए कि M1 को आप A की तरफ लिखें। अगर यहां पे लिखा होता फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट BA इन द रेशियो 3:4, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप डायग्राम उल्टा बनाइए, यहां पे BA लिखिए और फिर से यहां पे M1:M2 लिखिए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको आप ऐसे अगर कर देंगे तो फिर ये AB हो जाएगा, है ना। और अब आप देखिए मैंने पॉइंट P B से
बी की तरफ डाइवर्टेड बनाया था, और यहां पॉइंट पी फिर भी बी की तरफ डाइवर्टेड है, और अब ये हो गया M2:M1। समझ में आया? ठीक है ना? समझ गए गुड। सर। आईसीएसई में डायग्राम नहीं दिया जाता है, तो अगर वो लोग रैंडमली लाइक एक मतलब कि सर मैं आपको कैसे बताऊं, तो मतलब एक्स और वाई एक्सिस का एक सपोज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाया है, हाँ हाँ, और बोला है कि एम एन, तो हम लोग किसको एम रखे हैं, किसको एन रखे हैं? अच्छा, एक्स और वाई के उसमें क्वेश्चन में फिर भी अगर ए और बी अलग से मेंशन नहीं किया है, तो फिर मैं बोलूंगा कि जो एक्स की तरफ वाला है, एक्स एक्सिस की तरफ वाला है, उसको M1 मानिए, और जो वाई एक्सिस की तरफ वाला है उसको M2 मानिए। अगर बिल्कुल कंफ्यूजन है कि कुछ भी नहीं दिया है, जैसा मैं बता रहा हूं, आईसीएसई बोर्ड जब देगा तो वो थोड़ा सा इंश्योर करेगा कि बच्चे ये गलती शायद कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए वर्स्ट केस में ऐसा आ गया, तो आप एक्स को 1 पहला मानिए और वाई को दूसरा मानिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो अभी जो आपके सामने बच्चों फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, और उसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप देखिए कि यही लाइन ए और बी है, हम लोग नया पॉइंट लेते हैं एम। एम का मतलब ही मिड पॉइंट है, मैं खुद ही बोल रहा हूं अपनी तरफ से, ठीक है? तो ये हो गया x1, y1, और ये हो गया x2, y2। अब m के कोऑर्डिनेट निकालने, ये यार मिड पॉइंट है, तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, तो ये और ये का रेशियो आ जाएगा 1:1। नाउ द वैल्यू ऑफ m1 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ m2 इज ऑल्सो 1। तो ये कोई प्रूव करने जैसी बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ हद तक तो हाँ प्रूव कर ही रहे हैं, बट काफी बच्चे ट्रिवियली इसे ओरली समझ सकते थे। चलो, है ना, 1+1। अब यहां पर p के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों? तो ये जो फॉर्मूला आ गया, अब ये p का नहीं होगा, p पॉइंट जो है वो m में ट्रांसलेट हो चुका है। p इज अ स्पेशल पॉइंट, m इज अ स्पेशल पॉइंट विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ पॉइंट p। ठीक है? तो m के कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने समझ लिया। यही जो कोऑर्डिनेट निकालने वाला तरीका होता है, यही फॉर्मूला भी कहलाता है। दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है? बहुत बेसिक बात है, कोई नई बात नहीं है। ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी आपको एज इट इज रट लेना है, और बहुत बहुत बार काम आता रहेगा ये। अब एक और फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने आपको 4 तरह के पॉइंट्स बताए थे कि जो आपका ट्रायंगल है उसमें 4 तरह के पॉइंट्स शामिल हैं, मतलब मिड पॉइंट टाइप के। एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है सरकम सेंटर, एक होता है ऑर्थो सेंटर, और कौन सा होता है भाई? सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, है ना? तो ये चारों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें मैं कायदे से बता चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हैं, तो हम लोग केवल और केवल सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है? सेंट्रॉइड में जितनी बातें हम लोग ने पढ़ी थी वो सब बता दूंगा मैं दोबारा। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहली बात तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल कैसे क्रिएट किया जाता है, बताइए भाई। किनके मिलन को सेंट्रॉइड कहते हैं? मीडियंस के इंटरसेक्शन। हाँ, है ना? जहां जहां मीडियंस का मिलन हो जाए। मिलन समझते हो तुम लोग? हाँ सर। ठीक, वेरी गुड।
शादी जो हो रही है मिलन कराने के लिए हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मतलब मैं 2 पॉइंट 2 लाइनों से बना रहा हूं, ये मतलब एक जो हो गई मीडियन 1 मीडियन 2 और जाहिर है तीसरी वाली मीडियन भी यहीं से पास होगी। ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना लिया जाए। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जी। जी क्यों कहते हैं बताइए। अच्छा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गिविंग इट द नेम Sir, जी। because it is the center of gravity. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सेंट्रॉइड का सबसे पहला पॉइंट क्या है, मिलन पॉइंट ऑफ, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, बोलो भाई, ऑफ मीडियंस। ठीक है, ये होता है सेंट्रॉइड। दूसरी बात क्या होगा, दूसरा पॉइंट क्या है, जी इज द, जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे, और जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जी इज द सेंटर ऑफ, बोलो भाई, मास ऑफ ट्राइंगल ABC। दोनों तरीके से ये बात समझा जा सकता है। दूसरी एक और बात बोलेंगे, बी और सी का मिड पॉइंट है ये, है ना, तभी तो मीडियन कहलाया जा रहा है, तभी BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा। तो एक और पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा AG इज टू, बोलो भाई, GM इज इक्वल टू, बोलो भाई, 2:1। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे इसको, AG अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1। इवन ये भी यहां से वैलिड है, AM इज टू GM क्या हो जाएगा बताओ, AM इज टू GM हो जाएगा, हाँ 3:1। तो उसी तरह और भी AM इज टू AG भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली बात ये है। ठीक है, तो ये सब तो होमवर्क हो गया एक तरीके से कि हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे। तो वही होता है बच्चों, अगर डिराइव करने का तरीका आप जानना चाहते हैं वो मैं बता दे रहा हूं, बट मैं डिराइव नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स। देखिए मिड पॉइंट ये है, तो BC का मिड पॉइंट है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि A, B और C तीनों के ही कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे। क्या कोऑर्डिनेट होंगे, A का कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, B का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट होगा x3, y3। ठीक है बच्चों, अब जब इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो इन दोनों का रेशियो 2:1 कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा 2:1। अब जो जैसे निशांत बोल रहे थे ना कि भाई किसको M1 रखें किसको M2 रखें, वो बात यहां पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि A की तरफ वाला बड़ा है तो M1 की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे और M2 की वैल्यू 1 रखेंगे। बट डेरिवेशन करना हमारे कोर्स में है नहीं, तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा। फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है। जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं बच्चों, बताइए आप लोग। x1 plus x2 plus x3 by बस 3 बस बस y1 plus y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया जी का कोऑर्डिनेट। तो अब अभी तक हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं पढ़ा है बच्चों, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एवरेज है ना। तो जो आपका सेंट्रॉइड है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट्स के एवरेज को एक जगह लिख देते हैं तो सेंट्रॉइड आ जाता है। उसी तरह अगर मिड पॉइंट M की बात करें, है ना, M की बात करें अगर, तो M का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से जो वैल्यू यहां पे लिखी है M का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ा ओलंपियाड वगैरह के लिए जरूरी है ये बात कि भाई जो मिड पॉइंट है वो भी एवरेज होता है और सेंट्रॉइड भी एवरेज होता है। ठीक है,
और किसी चीज का फॉर्मूला इतना डायरेक्ट नहीं है बच्चों। जैसे अगर हम लोग सर्कम सेंटर का फॉर्मूला निकालें या इन सेंटर का फॉर्मूला निकालें, है ना, या ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला निकालें, वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते इस तरह से जल्दी से किसी फॉर्मूले से। वहां आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से ही सॉल्व करना होता है। फिर बोलूंगा कि सेंट्रॉइड ही आपके कोर्स में है क्लास 10th तक। हाँ, जब आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको चारों कैलकुलेट करने को आएंगे, वैसा जरूरत आपको पड़ेगी। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि वगैरह वही पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या आपको ये आई होगी कि हमने तो आपको पॉइंट वाला डिवीजन सिखाया है, लेकिन यहाँ पे लाइन आ गई। कोई समस्या नहीं है, y इज इक्वल टू 2 जो है पैरेलल टू x एक्सिस कुछ इस टाइप की होगी, और a के भी कोऑर्डिनेट आपको 6,5 दिए हुए हैं, b के भी कोऑर्डिनेट आपको 4,-3 दिए हुए, सब सही चल रहा है। लेकिन हमें इसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ना हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, और ना ही हमें रेशियो पता है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी रेशियो निकालना हो आप लोग k:1 माने। क्या माने? k:1 माने। देखिए k:1 क्यों माने, इसका कारण ये है कि अगर आप m1:m2 मानते हैं तो आपके पास 2 वेरिएबल होंगे डील करने के लिए, लेकिन k:1 अगर मानते हैं तो आपके पास एक ही वेरिएबल होगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर आप k की वैल्यू निकाल लेते हैं 7/4, ठीक है, तो अब आपका रेशियो k:1 था तो 7/4:1 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 7:4। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाते हैं हमेशा, और जो ये k:1 वाली बात है वो मैं लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात तो लेट पॉइंट P, अब पॉइंट P भी जो होगा बच्चों, देखिए ये y इज इक्वल टू 2 है, तो इसका ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होगा। ये याद रखिए, कोई भी लाइन अगर है y इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होगा। इसमें पॉइंट बदलते रहेंगे, इधर मान लीजिए 5,2 होगा या 8,2 होगा या 15,2 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 2 ही आता रहेगा क्योंकि y इज इक्वल टू 2 है। तो लेट P a,2, a इसलिए लिखा क्योंकि a की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB। हमेशा ऐसे लिखा करिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इन द रेशियो k:1, बस। तो अब P में हमें A तो पता नहीं है, लेकिन 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है बोलिए बच्चों? केवल 2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो m1y2 प्लस m2y1 ये होता है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसा करते हैं। अब लेकिन ये m1:m2 की जगह तो हम लोगों ने ये रख लिया है, तो अपना थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और x1y1 x2y2 ये है हमारे। ठीक है, तो बस वैल्यू पुटअप करते जाना है यहाँ पे। अच्छा, ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये ऑर्डिनेट है, यानी y कोऑर्डिनेट है, और ये भी y कोऑर्डिनेट है ना। तो अब सीधा लिख सकते हैं, और थोड़ा सा रीजन अगर लिखना चाहते हैं तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और यहां पे जैसे हमने a,2 कैसे लिख दिया, इसका रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे P लाइज ऑन y इज इक्वल टू 2, बस।
ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कम कम लिखना, बोर्ड में टाइम बचाना। k+1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, k ब्रैकेट और 1 ब्रैकेट। अब y2 क्या था, यहां से देख लो -3 और y1 क्या था 5, बस 2k+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3k+5। तो 3 2 5k इज इक्वल टू 3, 5 में से 2 गया ना, तो k इज इक्वल टू 3/5। तो बस आपका रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा, कैलकुलेट द रेशियो। देयरफॉर रेशियो इन विच y is equal to 2 divides line segment AB is 3:5। इसके बाद आप तुरंत ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3:5 आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज डन नाउ। बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। ओके, थोड़ा सा ऊपर ही कटा जा रहा है लग रहा है। ओके, अब दूसरे सवाल में आते हैं बच्चों। P is a point on the line segment joining A and B। ठीक है भाई, तो लाइन सेगमेंट A और B है। मैं हमेशा ऐसे ही टेढ़ा बना रहा हूं, कैसा भी आप डायग्राम बना सकते हैं। और इस बार क्या हो रहा है कि हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, 1, -2। आप देख सकते होंगे यहाँ डायग्राम, आप क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही रहा है, ठीक है। और B जो है वो है x, y। B हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। और रेशियो भी आपको AP:PB दिया हुआ है 2:3। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे AP:PB जो है वो 2:3 दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि आपको AB:PB दे देता, तो AB क्या यहां पे आ जाता 5, देखो 3 2 5 और PB दोबारा से 3 हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, रेशियो अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है और आपने यहां 5:3 लिख दिया, आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि वो जो लिखा है आप भी डायग्राम में वही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना। तो खैर ज्यादातर यही होगा, इजी आएगा, लेकिन somebody कैन प्ले विद यू इन सेक्शन बी, है ना, तो ये गलती ना हो। ओके, अब बस करना क्या है भाई, बी निकालना है यहाँ पे। तो बी का जो x है उसको x ही रखे रहो। देखो p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, p के कोऑर्डिनेट है 1, -2, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से ये, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों एक ही चीजें हैं। और फॉर्मूला होता है m1x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। m2 हर बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि तुम लोग सही काम करें और आपको भी याद होता रहे। चलिए भाई, ये तो हो गया। अब उसके बाद एक बार और लिख लो, 1, -2 सब कुछ रखा जाए अगर, तो m1 m2 हो 2 + 3, 2 + 3, 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब ब्रैकेट में क्या भरे, यहां पे भी अपनी तरफ से x1 y1 लिख लेना। याद रखना बच्चों, यहाँ x1 y1 लिखना। कभी कभी बच्चे, या मैं भी कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 और y1 y2 तो सब गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये करना है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब x2 क्या है भाई, x2 है अपना x, यही तो निकालना है। और x1 क्या है 3, y2 क्या है y, और y1 क्या है -6। यानी कि अब हम इक्वेट कर सकते हैं, ये 1 इसके बराबर है
और ये -2 इसके बराबर है, लिख ही डालते हैं। 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 2 5 एंड -2 इज इक्वल टू 2y माइनस 18 और 3 2 5। ठीक है भाई। 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 9 -4 2x x इज इक्वल टू -2 और अरे भाई अब आ रहा है कोई बच्चा, बहुत देर हो गई। चलिए अब यहां पे ये हो गया -10 2y माइनस 18, तो -18 और 10 8 हो गया यहाँ पे 2y y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर p जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या हो जाएंगे -2, 4। देख लेते हैं भाई अपनी किताब क्या कहती है। हाँ -2, 4। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद लाल बक्से में पहनाने का रिचुअल। सो दिस इज डन नाउ। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, इन द गिवन फिगर बिलो द लाइन सेगमेंट AB मीट्स x एक्सिस एट A एंड y एक्सिस एट B। तो दिख ही रहा है आपको, द पॉइंट P -3, 4 ऑन AB डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3। अब आपके सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि 2:3 हम कैसे समझें, है ना। ये 2 ये 3 या फिर ये 2 ये 3। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ए बी लिखा हुआ है, तो यार पहले ए आता है बाद में बी आता है ना। तो हम लोग बस यही लिखेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। ठीक है। और मजे की बात यह है कि पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिए हुए, लेकिन पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो कुछ ऐसा होगा A,0 है ना। और पॉइंट बी जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0, B। ऐसा हम लोग खुद ही अज्यूम कर सकते हैं, और करना भी यही है हमें, पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करके दिखाने हैं। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे, लेट A इज इक्वल टू A,0 एंड B इज 0, B। मैं सीधे यहां पर काम पे लग रहा हूं। अब पॉइंट P जो है आपका वो -3, 4 है, और रेशियो के हिसाब से भी पॉइंट P का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा तेजी से लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सही चल रहा है भाई। और इसके बाद क्या हो रहा है, 2 + 3 लिख दिया हम लोगों ने, और फिर हम लोग पहले x2 लिखते हैं। तो यहाँ पे x2 तो ये है 0, और फिर आ जाता है a। फिर यहाँ पे पहले y2 लिखते हैं, ये हो जाता है b, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, बस अब आप सीधे -3 इज इक्वल टू 0 + 3a डिवाइडेड बाई 3 2 5 एंड 4 इज इक्वल टू 2b + 0 डिवाइडेड बाई 3 2 5 -15 इज इक्वल टू 3a। ए वैसे भी 3 3 कट जाता, a इज इक्वल टू -5, और 20 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 10। तो आपका पॉइंट ए हो गया क्या -5, 0, और बी हो गया क्या, बी क्या है भाई 10, 0, 10। तो चेक कर लेते हैं भाई अपना आंसर सही आ रहा है या नहीं। दिस वाज क्वेश्चन 3, -5, 0 और 0, 10। तो जो आंसर मैंने आपको लिखाए थे वही यहाँ पर है। दिस इज डन नाउ।
ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया था देखता हूं कब, ICSE 2013 में, ठीक है 2013 में आया था। और अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए और बी आपको अपने आप समझने थे कि क्या होंगे, और -5 और 10 वैल्यू आते ही सब कुछ हमें पता चल गया। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन नाउ। ओके, तो अब हम लोग करते हैं आगे वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है। ए, बी और सी तीनों के वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बनाइए आप। दिस इज A, B, C। ए के कोऑर्डिनेट देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं, 10,5, 6,-3 बी के, और सी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं 2,1। एल इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है भाई, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तुरंत आप L के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ओरली भी आप ये काम कर सकते हैं। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC ये है, ये M है, ठीक है। और हमें सब L और M के कोऑर्डिनेट लिखने भी हैं, और फिर हमें ये भी शो करना है कि LM इज इक्वल टू हाफ BC। ये जो LM की लंबाई है BC की लंबाई की आधा है। ये वैसे मिड पॉइंट थ्योरम से, ये मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। ये पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पैरेलल प्रूव करने को नहीं बोला गया, ठीक है सर। लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला के लिए तो मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेबल कराने के लिए पैरेलल होना चाहिए ना सर? हाँ, वो बात सही है। मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज करिए, आप बिल्कुल प्लेनली ये करिए। L के कोऑर्डिनेट पता ही चल जाएंगे, M के कोऑर्डिनेट पता ही चल जाएंगे। LM को कैलकुलेट करिए, कुछ वैल्यू आएगी, और BC को कैलकुलेट करिए, कुछ वैल्यू आएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए और फिर प्रूव कर दीजिए LM इज इक्वल टू 1/2 BC। ये स्ट्रेटेजी होगी। आप कहीं पे भी लिखेंगे भी नहीं अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन बना दिया गया। मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है। तो भाई चालू करते हैं। अब देखिए, मैं जल्दी से मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। L के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? 10, 6, 16, 16 का आधा 8। क्या करते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, यही कर रहा हूं। 5 - 3 2। हाँ, ये चलो करके दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। x के L के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर अब x1 y1 हम लोग इसे मान ले रहे हैं और x2 y2 इसे मान ले रहे हैं। ये 10 है, ये 8 है, 10 है, 6 है, डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है? 5 है। और देखिए बच्चों, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो आपको चिंता नहीं करना है। आप इसको ये प्लस ऐसे लिख लेते हैं, होता ये है, ठीक है। असली में ये होता है, लेकिन इतना आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप 10th में आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो विद साइन लिया जाता है यहाँ पे, यही बताना चाहता था मैं। 16 डिवाइडेड बाई 2, 5 में 3 गया 2 डिवाइडेड बाई 2। L के कोऑर्डिनेट हो गए 8,1, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी काफी बच्चे कर लेंगे, और एक आप एग्जाम में अगर करना हो तो एक आप ऐसे करके दिखा दीजिए, दूसरा वाला सिमिलरली M ऐसे करके कर सकते हैं आप। 10 + 2 12 का आधा 6, 5 + 1 6 का आधा 3। तो L के कोऑर्डिनेट पता चल गए, M के कोऑर्डिनेट पता चल गए। एक काम तो हम लोगों ने कर लिया। अब LM कैलकुलेट करिए आप, और फिर BC कैलकुलेट करिए, बस। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो LM इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों, हो सकता है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ना आता हो, तो मैं लिख दे रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यार, इसको x1 y1 माना था, अब इसे मिटा दें, कंफ्यूजन ना हो। इस बार इसे आप x1 y1 और x2 y2 फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काफी लोगों के लिए ट्रिवियल होगा, और जो लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप केवल अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, वही काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है भाई। अब x2 क्या है, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ए बी क्या है, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 3। समझ रहे हो बच्चों, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव साइन कोऑर्डिनेट में जब होता है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए ताकि गलती आपसे ना हो, ठीक है। तो 2 माइनस 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 3 जब कर रहे हैं तो y2 माइनस y1 कर रहे हैं ना, तो y1 अपना विद साइन आया -3 लेते हुए, यही बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे। lm जो हो गया 6 में से 8 गया 2 स्क्वायर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है वैसे तो, चलो सब कुछ कर ही देता हूं। 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर। lm क्या हो गया, 4 प्लस 4 8, यानी lm हो गया कितना, 2√2 यूनिट्स, ठीक है भाई। और उसके बाद ए बी क्या हो गया, अब मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा, और ये 3 और 1 4 स्क्वायर, तो 16 और 16 32, अंडर रूट 32 है, तो अंडर रूट 32 क्या आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स। अब इन्हीं दो बातों से आप कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर lm इज इक्वल टू 1/2 AB, हेंस प्रूव्ड। तो बस यही आपको करके दिखाना था। ये क्वेश्चन भी कब आया है, ICSE 2001 में, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ओके, तो क्वेश्चन फिर से आपके सामने बच्चों। AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, ठीक है। तो AB डायमीटर है, फिर से मैं ऑब्लिक ही बना रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा ही बना रहा हूं। AB डायमीटर है तो सेंटर C से ही पास होगा, है ना। और C के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -2, 5, और A के कोऑर्डिनेट भी इन्होंने दे दिए 3, -7, ठीक है। अब आपसे बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, तो ये तो आप आराम से बता देंगे, और कोऑर्डिनेट ऑफ B आप ये भी बता देंगे, ठीक है। AC क्या है, अब तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सीख चुके हैं, -2, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 12 का होल स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, मैं सिखा चुका हूं आपको, क्या बोलो, 5 12, हाँ सर, हाँ ये सिखा चुका हूं ना। तो ऐसे करते तुरंत 13 यूनिट्स लिख देना, आप कोई नंबर नहीं काट पाएगा इसमें, आप बहुत बड़े आदमी हैं, तुरंत कर लेते हैं आप सब कुछ, ठीक है। और ये सभी लोग, बहुत लोग को याद रहता है, तो इसलिए ये बोर्ड एग्जाम में आप ये चांस ले सकते हैं। नोबडी विल डिडक्ट मार्क्स कि भाई आपने 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 12 का स्क्वायर 144 144 लिखा, फिर जोड़ा 169 आया, 169 का अंडर रूट लिया, फिर ऐसे बनाया, फिर 13 लिखा। ये सब इसके कोई मार्क्स नहीं होते। मार्क्स इसके हैं कि हाँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है या नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने निपटा दिया। अब सेकेंड पार्ट में आपको रीजन बड़े प्रेम से लिखना पड़ेगा। C is the midpoint of, C is the center of the diameter, समझे। सर्कल,
हाँ, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल तो है ही है, और सी इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द डायमीटर, ये भी तो होता है ना। हाँ yes, sir. तो ये लिखना चाहिए आपको, बस इतना ही लिखेंगे आप। यही तो है यार, क्या रीजन लिखें, इसी के तो नंबर है कि कम लिखना पड़े और नंबर भी ना कटे, है ना। तो बस ये सही है, इतना ही लिखो आप, सी इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इतना लिख सकते हो, या सिर्फ इतना ही लिखो, सी इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर। तब या डायमीटर ए भी लिख दो अगर भाई थोड़ा और लिखना है तो। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी बी क्या, ए कॉमा बी, पी कॉमा क्यू कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। अब बस यहां से अपना वही पुराना तरीका। अब बी, ए कॉमा बी है, इससे नहीं शुरू करेंगे हम लोग। सेंटर कौन सा है, सेंटर सी है कि सेंटर बी है, बताइए। ए बी का सेंटर क्या है, सी है ना। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है, उसी से शुरुआत हम लोग कर पाएंगे, -2,5, फिर वही कर लेंगे जैसे पहले करते थे। फिर सी का क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। तो -2, एक बार और लिख दें, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, -2,5, और x1 की जगह क्या लिखेंगे 3, और x2 की जगह a। सब हो रहा है बहुत अच्छे से। -7 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब इतना कॉपी करिए आप ताकि मैं जगह खाली कर सकूं। एक स्टेप और लिखा जा सकता है वैसे, और उसके बाद हो ही जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू 3 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, एंड 5 इज इक्वल टू -7 प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 3 प्लस a इज इक्वल टू -4, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड तो आपका प्लस साइन छूट गया है, कहां पे प्लस साइन छूट गया, 3a इक्वल टू -4 आप लिखे है सर आपके राइट में। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही बताया आपने। 3 प्लस a इज इक्वल टू -4, और 2 पंचे 10, यानी कि -7 प्लस b इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू आ गया क्या, -7, और b इज इक्वल टू आ गया क्या, -10 में से 7 जुड़ गया, +17। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यानी कि पॉइंट b के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, -7, 17। तो बस यही अपना फाइनल आंसर होना चाहिए। दिस इज डन नाउ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर द क्लास सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों।